Hello friend, today is date 26 June 2023। देखेंगे आज के द हिंदू में क्या आया है। फर्स्ट न्यूज, वागनेर चीफ टू मूव टू बेलारूस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी थीम लाइन बताऊंगा रशिया में क्या हुआ। रशिया में मॉस्को में पुतिन बैठते हैं कैपिटल के अंदर, तो वहाँ पे एक coup हुआ। तो वैगनर जो है वो उस प्राइवेट आर्मी के चीफ थे। ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स मॉस्को। वो यूक्रेन में लड़ रहे थे, तो वो वहाँ से उन्होंने सोल्जर्स लिए और वो मॉस्को जा रहे थे। तो मॉस्को जहाँ जा रहे थे वहाँ पे पुतिन ने वहाँ पे सारे ब्रिजेस वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि मॉस्को की तरफ कोई ना आ पाए। एंड ही ऑक्युपाइड सम विलेजेस। तो वैगनर ने दो तीन विलेजेस भी ऑक्युपाई किए, सिटीज भी ऑक्युपाई की। तो उसके बाद मॉस्को को बहुत सारा खतरा लगा कि वहाँ पे coup हो सकता है, सिविल वॉर की कंडीशन आ सकती है रशिया के अंदर, पुतिन को हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पुतिन ने क्या किया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। रशिया में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके हिसाब से अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी और कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ करेगा, उसको 30 डेज के लिए डिटेन कर दिया जाएगा विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। ठीक है, पहली चीज उन्होंने ये की। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, बैक डोर से, जो बेलारूस कंट्री है, इट इज अ बॉर्डरिंग टू रशिया, वहां पे जो तानाशाह है उनको उन्होंने बोला कि आप एक डील ब्रेक करो वैगनर ग्रुप में और मेरे में। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक डील ब्रेक की। लुकाशेन लुकाशेनको उनका नाम है, बेलारूस के प्रेसिडेंट का एक तानाशाह है। तो उन्होंने एक डील ब्रेक की दोनों के बीच में, और उन्होंने बोला कि जिसने ये राइट्स, मतलब जिसने ये अपराइजिंग की है, उनके चीफ को बोला कि आपको बेलारूस में आप शिफ्ट हो जाओ, आपको पुतिन से कोई खतरा नहीं है, एंड यू कैन स्टे हियर। एंड जो भी उनकी आर्मी उनके साथ मूव कर रही थी, उनको भी उन्होंने सिक्योरिटी अश्योरेंस दिया कि आपको कुछ होगा नहीं। तो अभी वो ग्रुप साइलेंट, मतलब शांत हो गए हैं। तो अभी बहुत मतलब बहुत शार्पली उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को, 48 आवर्स में सब कुछ हुआ है उसको पुतिन ने हैंडल किया। ठीक है, यही न्यूज़ है पूरे आर्टिकल में। ये एक नाम याद रखिए, लुकाशेंको, ये बेलारूस की प्रेसिडेंट है, इन्होंने डील ब्रोक की। ठीक है, और इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चटपटा है, वो पढ़ के एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, आफ्टर मीटिंग शाह, बायरन से विल रीच आउट टू कुकीज। अमित शाह अभी मणिपुर में है, ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस किया कि जो भी वायलेंस करेगा, वो कम्युनिटी कोई भी हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर में 12 मेंबर्स ऑफ बैंड एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट डिटेन्ड बाय द आर्मी हैड टू बी रिलीज्ड। उनको छोड़ना पड़ा 12 लोगों को, जो एक ड्यू टू 12,000 स्ट्रॉन्ग वुमन लेड ग्रुप सराउंडेड द सिक्योरिटी फोर्स इन इम्फाल ईस्ट। तो जो 12 लोग पकड़े थे आर्मी ने, एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट के, एक टेररिस्ट ग्रुप के, तो उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि 1200 स्ट्रॉन्ग वुमन लेड ग्रुप ने उनको ये किया। तो ये सारा कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में चल रहा है, अभी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आया नहीं है, तो ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ट्राइबल बॉडीज टू अर्ज लॉ पैनल टू ड्रॉप यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लान। ठीक है, लॉ कमीशन ने अभी बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक व्हाइट पेपर, मतलब पब्लिक ओपिनियन जारी करने के लिए 30 डेज का विंडो दिया है कि उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, इम्प्लीमेंट करना नहीं, सॉरी, उनको एक व्हाइट पेपर जारी किया पब्लिक के लिए। तो उसके अंदर पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है कि क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या इसमें लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वाला। तो जो ट्राइबल बॉडीज है, 30 ट्राइबल बॉडीज, कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के रांची में गैदर्ड हुई, और उन्होंने बोला कि आप इसको मत बनाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन 30 ट्राइबल्स इन झारखंड गैदर्ड इन रांची संडे डिसाइडेड टू अर्ज लॉ कमीशन टू विड्रॉ, मतलब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को विड्रॉ करो, निकाल दो इसको मत लाओ यूसीसी, एंड मे पुट द आइडेंटिटी इन जेंडर। उसकी वजह से जो ट्राइबल्स की आइडेंटिटी होगी, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो जो पर्सनल लॉज होते हैं वो सबके सेम हो जाएंगे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन योर पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज में क्या क्या आता है, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, हेरिटेज,
ठीक है, मतलब ये सारे चीजें उसमें आती है। तो ये अगर सबकी एक हो गई तो डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे मुस्लिम लोगों के लिए शरिया लॉ है, हिंदू कोड बिल जो लाया था, तो हिंदुओं के लिए स्पेशल, हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। हर धर्म के लिए अलग अलग उनके पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जो कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी में दिया गया है कि स्टेट शुड एंडेवर, मतलब जैसे ही स्टेट के पास रिसोर्सेज आएंगे, स्टेट शुड एंडेवर, स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि देश में इंटीग्रिटी लाने के लिए, ब्रदरहुड लाने के लिए, एक सेम प्लेटफॉर्म लाने के लिए, वुमेन्स मेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सल वैल्यूज पे लॉ होना चाहिए, पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए, रिलीजन के हिसाब से। उसके लिए लाया था, लेकिन अभी ये मांग कर रही है। ठीक है, इतना इतना इंपॉर्टेंट है। मोदी एंड इस आईसीस इंक डील ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको थोड़ा बताऊंगा अच्छे से नोट्स निकल के। मोदी एंड सीसी इंक न्यू डील ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे डील साइन की है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, और उसमें ना उन्होंने मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, उनका ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो उनको दिया गया है, मोदी जी को, व्हेन ही विजिटेड द इजिप्ट। आपको पता है यूएसए के बाद वो इजिप्ट चले गए थे, वहां पे उन्होंने 4 डील साइन किए, 4 एग्रीमेंट्स। ठीक है, 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। फर्स्ट एग्रीमेंट कौन सा है? उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट साइन किया कि वी आर नाउ ऑनवर्ड्स आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ठीक है, दूसरा उन्होंने 3 एमओयू साइन किए हैं, इंडिया और इजिप्ट ने। फर्स्ट एमओयू रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड आर्कियोलॉजी, थर्ड एंटीक्विटीज। तीनों भी ए से है, ट्रिपल ए, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एंटीक्विटीज। एंड कंपटीशन लॉ वेर आल्सो साइन। ठीक है, तो ये 3 एमओयू किए और कंपटीशन लॉ के हिसाब से भी उन्होंने सिग्नेचर किए। ठीक है, और एक चीज, ड्यूरिंग द ऑफिशियल डिस्कशन हेल्ड एट द पैलेस ऑफ कैरियो, कैरियो कैपिटल है इजिप्ट की, टू लीडर्स नोटेड दैट द न्यूली फॉर्म इंडिया यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूली फॉर्म इंडिया यूनिट इन द इजिप्टियन कैबिनेट, इजिप्टियन कैबिनेट में, इजिप्ट के कैबिनेट के अंदर इंडिया यूनिट बनाया गया है। इट विल बी यूजफुल टूल इन स्टेयरिंग द बायलैटरल कोलैबोरेशन, मतलब दोनों की साइड से जो भी बातचीत होगी उसको उसको वो कोलैब करेगा। ठीक है, मोदी विजिटेड द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? which paid homage to the 4,300 Indian soldiers who had perished in Egypt and Aden during World War II, जिनकी मौत हो गई, शहादत हुई जिनकी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इजिप्ट के अंदर एंड एडन के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, और वो इजिप्ट में और एडन में उनकी एक ग्रेव सिमेट्री बनाई गई है। तो वहाँ पे मोदी गए थे एंड ही विजिटेड दैट ग्रेव सिमेट्री। ठीक है, क्या नाम है ग्रेव सिमेट्री का? हिलियोपोलिस, हिलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव। ठीक है, यही था इस न्यूज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस न्यूज में। ठीक है, इंटर्नशिप रूल अफेक्ट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। आपको मैं क्रक्स में बताऊंगा इसका क्रक्स क्या है। जो फॉरेन में मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं, वो जब वापस इंडिया में आते हैं तो उनको एक टेस्ट देना पड़ता है, उनको एक टेस्ट देना पड़ता है और इंटर्नशिप करनी पड़ती है इंडिया के अंदर। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है डॉक्टर का, तो वो हर स्टेट देता है, स्टेट मेडिकल काउंसिल देती है, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स उनको वो नंबर देती है। ठीक है, तो अभी इतना मतलब इशू क्यों चल रहा है इसके, इंटर्नशिप रूल्स अफेक्ट द फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स, क्या चल रहा है? जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए हैं, जिनका 1 ईयर बाकी था, जिनके 2 ईयर बाकी थे, और फिर उन्होंने ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया उनकी यूनिवर्सिटी से इंडिया में बैठ के, तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ स्टेट से और कुछ इंडिया के कुछ, ये स्टेट इशू करता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके सिवा वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। इफ दे आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर देन दे कांट प्रैक्टिस। तो कुछ स्टेट्स दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ नहीं दे रहे। तो एक नया एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें बोला है कि 2 साल के लिए उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए। पहले था 1 साल के लिए इंटर्नशिप, और रोटेशनल बेसिस पे इंटर्नशिप होती है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो अभी ये इशू चल रहा है, इवॉल्विंग इशू है, इसमें अभी कुछ आया नहीं है। जब फाइनल कॉन्क्रीट कुछ आएगा देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है,
तो मैंने आपको थीम लाइन बता दी उसमें क्या था। आगे चलते हैं। हाँ, मणिपुर इज नॉट अ टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग, एक दूसरे को दोष देने में कोई फायदा नहीं है। ये आर्टिकल में ऐसा कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं निकल रहे, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक ही आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं इसका पूरा क्रक्स बताऊंगा आपको इसमें क्या है, ठीक है। देखो, इंडिया में ना, समझो ये इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया क्या बोलता है, नॉर्थ इंडिया बोलता है देयर शुड बी हिंदी लैंग्वेज, वन कॉमन लैंग्वेज, देयर शुड बी हिंदुस्तान, हिंदूज का हिंदुस्तान, एंड देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर। ये नॉर्थ इंडिया का एक व्यू है। नॉर्थ इंडिया का व्यू क्या है, देयर शुड बी हिंदी लैंग्वेज एंड देयर शुड बी हिंदू कल्चर। साउथ इंडिया क्या बोलता है, साउथ इंडिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब साउथ स्टेट्स आर प्रमोटिंग देयर रीजनल लैंग्वेज, दे आर नॉट प्रमोटिंग द रिलीजन। रिलीजन नहीं प्रमोट कर रहे वो, ठीक है, वो प्रमोट कर रहे उनकी लैंग्वेज। अगर आप तमिल से बात करोगे तो तमिल मुस्लिम भी खुद को तमिल बोलेगा और तमिल हिंदू भी खुद को तमिल बोलेगा, तो उनमें जो डिवाइड आएगा वो डिवाइड कास्ट के रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो यू विल फाइंड ए डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस। यू विल नॉट फाइंड ए डिवाइड ऑन द लैंग्वेज। वहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं है नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया में अगर आप आओगे तो साउथ इंडिया में आपको मिलेगा लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड है, लैंग्वेज के बेसिस तमिल, कन्नड़, तेलुगु, लेकिन उनके अंदर एक यूनिटी है। तो ये लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म हो गया, मतलब यहाँ पे जो साउथ इंडियन पीपल है दे आर लिंग्विस्टिकली यूनाइटेड, ठीक है। तो उनके अंदर कास्ट काम नहीं करेगा, इट विल नॉट डिवाइड देम। ये बेसिक थीम था, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में इट इज डिवाइडिंग देम, ठीक है। तो अभी जो साउथ इंडिया के तमिलनाडु के सीएम है स्टेलिन, वो विजिट पे गई है सिंगापुर के, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच वगैरह दिया, तो बहुत सारी चीज़ें बोली कि तमिल स्पैन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो जो तमिलियंस ब्रिटिश टाइम में थे वो प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए, फिर बर्मा गए, तो ब्रिटिशर्स ने उनको इधर उधर लेके गए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। लेकिन जब बर्मा आज़ाद हुआ, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो उसके बाद उनको वापस आना था, लेकिन वो वापस आ नहीं सके। क्यों? बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ दैट लैंड, ठीक है। तो वहां पे उनको सिटीजनशिप छोड़ के यहाँ के सिटीजनशिप देने के लिए इंडिया रेडी नहीं था उनको। रिटर्न, मतलब 2-3 जनरेशन हो गए वो वहीं पे थे, ठीक है। तो अभी राइटर क्या बोलते हैं एडिटोरियल में, डायस्पोरा ऑफ डायस्पोरा, ये एक मस्त टर्म थी, डायस्पोरा ऑफ डायस्पोरा। इसका क्या मतलब है, ये इंडियन था पहले, फिर वो श्रीलंका गया, फिर वो कुछ दिनों के बाद म्यांमार गया। तो फर्स्ट ही वॉज अ डायस्पोरा ऑफ इंडिया इन श्रीलंका, बट वेन ही मूव टू द म्यांमार ही बिकम अ डायस्पोरा ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया बोथ, ठीक है, मतलब डायस्पोरा ऑफ डायस्पोरा। तो उन्होंने ये बोला है कि डायस्पोरा ऑफ डायस्पोरा था। और उसके बाद नेहरू जी ने जब डील साइन, व्हेन देयर वाज अ नेहरू अंबेडकर बोलते हैं कि नेहरू वाज हैविंग अ ब्राह्मणिकल थॉट्स, ही फॉलोज द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। फिर उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किया उन चीज़ों का, ठीक है, वो एक थी बात। और उसके बाद जब शास्त्री, एक पैक्ट साइन हुआ, श्री मोवो श्री मावो शास्त्री पैक्ट ऑफ 1964। ये पैक्ट में आपको बोलता हूँ क्या हुआ। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पैक्ट साइन हुआ। कौन सा पैक्ट? श्री मावो शास्त्री पैक्ट। उस टाइम पे पीएम अपने शास्त्री जी थे, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 चीजें हुई। फर्स्ट चीज, 5,25,000 तमिलियंस फ्रॉम द श्रीलंका विल बी रिपेट्रिएटेड टू इंडिया ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मतलब जो 5,25,000 जो तमिलियंस है जो श्रीलंका में रह रहे हैं उनको भारत वापस लेके आया जाएगा। इसमें पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट करेगी। दूसरी चीज क्या हुई, 3 लाख तमिलियन जो रह रहे थे श्रीलंका में उनको श्रीलंका की सिटीजनशिप देंगे। तीसरी चीज क्या हुई, द रिमेनिंग तमिलियंस इन द श्रीलंका विल बी द स्टेटलेस, ओनली द इंडिया और श्रीलंका विल प्रोवाइड देम सिटीजनशिप।
मतलब जो बचते हैं अभी श्रीलंकन, जो बचे हुए, जो बचे हुए तमिलियंस हैं जो अभी श्रीलंका में हैं, उनका वो स्टेटलेस है अभी, जब तक कि श्रीलंका और म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया दोनों में से कोई उनको सिटीजनशिप नहीं देता। तीन चीजें हुई, कौन सी हुई? पहली चीज 5,000 5,25,000 श्रीलंकन को, तमिलियंस को सिटीजनशिप दी गई इंडिया की, उनको इंडिया में वापस लाया। उसके बाद 3 लाख जो तमिलियंस थे उनको श्रीलंका की सिटीजनशिप दी गई। उसके बाद जो बचे हुए रिमेनिंग, दे आर द स्टेटलेस पीपल। रिमेनिंग जो तमिलियंस है स्टेटलेस। ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? इंडिया और श्रीलंका की, विथ हुम दे विल स्टे। ठीक है, किसके सिटीजन बनेंगे वो। ये तीन चीजें हुई। उसके बाद जो आज भी इंडिया में, यहाँ पे एक पॉइंट है, आज भी इंडिया में 29,500 तमिलियन जो है वो स्टेटलेस है। तो राइटर बोलते हैं जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था, नहीं पार्डन, जब आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2019 का, तो वहां पे तो आपने बोला कि जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मैन इधर उधर की, बांग्लादेश इधर की, तो आप उनको लेंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम अपने रिलीजन पे लिया, लेकिन उस कंट्रीज में श्रीलंका का नाम नहीं था, क्योंकि अगर श्रीलंका का नाम डालते तो परसिक्यूटेड तमिलियंस हु आर द हिंदूज विल बी, दे हैव टू गिवन द, उनको सिटीजनशिप देनी पड़ती है इंडिया को। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बस इतने ही पॉइंट निकलते हैं इसके अंदर। और एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जब बर्मा में जो बर्मीज ने जब तमिलियंस को निकाला था, तो उन्होंने उनकी जो करेंसी थी, वो करेंसी की वैल्यूएशन उन्होंने कम कर दी, क्योंकि जो जितना भी उन्होंने कमाया है तमिलियंस पीपल ने वहां पे, तो उसकी इंडिया में वैल्यू कुछ ना रहे उसकी वजह से। ठीक है, आंसर में ये इतने ही पॉइंट यूज कर सकते हो इस आर्टिकल में से, बाकी कुछ नहीं आप यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, ये न्यूज में आ रही है, लेकिन जब हो जाएगी, येट टू बी फाइनलाइज। देखो, प्राइसिंग टर्मिक MQ-9B ड्रोन डील विथ US येट टू बी फाइनलाइज। जब हो जाएगी तब फाइनल में पढ़ लेंगे अपन क्या ही है उसमें। ठीक है, देखो, पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड न्यू चाइनीज कैनन्स ऑन येलो सी। पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉइंग न्यू चाइनीज, खुद का तो कुछ है नहीं इनके पास, तो चाइना के वो तोफ लगा रहे हैं येलो सी पे। ठीक है, चाइना हैज बीन हेल्पिंग द पाकिस्तान आर्मी, चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान आर्मी को, बिल्ड्स इट्स डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में उसकी मदद कर रहे हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग, और उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सेटिंग अप कम्युनिकेशन टावर्स, कम्युनिकेशन टावर्स उनको एस्टेब्लिश करने के लिए मदद कर रहा है। लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स अलॉन्ग एलओसी, अंडरग्राउंड केबल्स किसके लिए? कम्युनिकेशंस के लिए ना, इंटरनेट फैसिलिटीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, दिस अकॉर्डिंग टू द टू ऑफिशियल्स is the part of efforts to the further shore of the China's position as well as all weather friend। चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड है, उनकी दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी। ठीक है, मीठे लोगों की मीठी दोस्ती, ऐसे वो डिस्क्राइब करते खुद को। वाइल एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ग्रोइंग चाइनीज एनक्लेव्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सेटिंग अप एंड प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिंग। तो वो क्या सिक्योर करना चाहता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के ऑक्युपाइड कश्मीर में से होके जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिए। हाइडेल प्रोजेक्ट्स बिल्ड इन द ऑक्युपाइड टेरिटरी, तो वहां पे जो चाइना कर रही है, जो प्रोजेक्ट्स बना रही है उसके लिए। ऑफिशियल सेड दैट द रिसेंटली डेवलप्ड H-15 और 155 mm ट्रक माउंटेड हाउस गन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना क्या क्या आया है उनके कंट्री का है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके, चाइना मदद कर रहा है पाकिस्तान को, यही था उस आर्टिकल में।
अभी जो ओबामा ने मार्क किया कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज बहुत ही सप्रेस है, इंडिया विल फॉल अपार्ट वगैरह, तो अभी अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके खिलाफ कुछ कहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम में लिखने नहीं आएगा, बट स्टिल वी शुड हैव अ टाइमलाइन इन आवर माइंड कि उन्होंने क्या बोला, फिर अपन क्या बोल रहे हैं। यही तो, ये ऐसे ही चलते वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, यही मैंने आपको जो अभी बताया, वैगनार चीफ टू मूव टू बेलारूस। तो जो वैगनार के चीफ हैं, जो प्राइवेट आर्मी थी उनके जो चीफ है, वो बेलारूस जाके रहेंगे क्योंकि उनको रशिया में खतरा है। और ये डील किसने ब्रोकन की? बेलारूस का प्रेसिडेंट लुकाशेंको। ठीक है, इतना ही याद रखो आप। ऐसा कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा कि रशिया के अंदर क्या हुआ, लिखो बोल के आप। ठीक है, एंड स्पोर्ट में कुछ नहीं है, साइंस में भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। थैंक यू।